हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पर भारत के भूगोल के बारे में। और भारत के भूगोल समझते हैं यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर कुछ गद्यांश पढ़ेंगे और फिर बारी बारी से इनका उत्तर देंगे। यानी ये प्रश्नोत्तरी टाइप में भी होगा और सबसे पहले इसमें हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पहला देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा है? दक्षिण एशियाई देश है। बात आती है इसकी आकृति कैसी है, तो दोस्तों देखेंगे ये चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। यानी इसके दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में माना जाएगा और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों देखते हैं इसमें भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल में क्या है? 7वां है। तो देखते हैं इससे बड़े कौन कौन से हैं। तो पहला देखेंगे रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर भारत का स्थान आता है। मतलब ये देशों में 7वां माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरा है, क्योंकि इसके पहले जो है चीन है। चीन बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसके पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना वो दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव है। जो नया बना है वो कौन कौन है? दादरा नगर हवेली और वो दमन और दीव, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। यानी अब इन्हें क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है निर्मित करके। इससे पहले निर्मित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये अस्तित्व में 31 अक्टूबर से आया है। उसके बाद इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। फिर देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग, यानी जितना स्थल भाग पूरे संसार का है उसका लगभग 2.4% वो जो है भारत का है। दोस्तों 2.4% क्या है? ये भारत का है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। यानी भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, यानी जो आंकड़े आए उसमें देखा गया तो उसमें भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, यानी जो ये जनसंख्या निवास वाला है ये 17.5%, ये 2011 जनगणना के अनुसार है। आगे देखते हैं भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में कितना है दोस्तों? तो यह है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर विस्तार माना जाता है। देखिए कुछ यहाँ पर मानचित्र बना हुआ है और मानचित्र में समझते हैं कि कौन कौन से बड़े देश हैं। तो देखिएगा यहाँ पर नंबरिंग की गई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा पहले नंबर पे यहाँ ये रूस है, सबसे पहला रूस है। दूसरे पर आप देखेंगे कनाडा है। दूसरे नंबर कौन है? कनाडा है। तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर देखेंगे चौथा स्थान यहाँ पर चीन का है। चौथे नंबर कौन है? चीन है। पाँचवें नंबर पर ये ब्राज़ील है। छठे नंबर पर ये ऑस्ट्रेलिया है। फिर देखेंगे सातवें नंबर पर अपना ये प्यारा भारत है दोस्तों। आठवें नंबर पे आता है अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। और नौवां नंबर है वो है कजाकिस्तान का और 10वां है अल्जीरिया का। तो ये संसार के 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो इनमें आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा रूस का है, उसके बाद कनाडा का है। ठीक है ना? इस तरह से एक क्रम से ये नंबरिंग हुई है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ठीक है ना? तो आइए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला, यानी जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया वो
कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया है ना, चीन के कब्जे में अब हो गया है। उसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला, एक सेकंड रुकिएगा, तो 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की आबादी यानी गांवों की संख्या कितनी, तो यह है दोस्तों 6,40,932। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में 6,40,932 गांव थे जिनकी जनगणना की गई। आइए अब इन्हीं के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न कोश दिए गए हैं। आइए ये बारी बारी से पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर इनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है, यानी सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। देखिए अभी ऊपर मैंने पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो पहला दिया गया भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है क्योंकि भारत विश्व का कौन सा 7वें नंबर का बड़ा देश है। फिर आगे करा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, यानी स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत हुए हैं। तो दोस्तों ये सही है क्योंकि तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एक बार फिर समझते हैं। कह रहा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत हुए हैं, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित है। नहीं, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है 82.5 डिग्री देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये आपका ये चौथा जो है आपका सही हो जाएगा, तो यानी चौथा सही ये हो जाएगा। और दूसरा तो यहाँ कौन सा आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आइए इसका विस्तृत इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखिएगा दिया गया है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला और तीसरा गलत है। भारत स्थल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत है एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए कह रहा कथन 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का में कौन सा यानी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला 5वां 6वां 7वां और 8वां, तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा 7वां है। ठीक है ना, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और विस्तार यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो आपका 7वां स्थान है। ठीक है ना, अगला है भारतवर्ष आकार में विश्व का। फिर से सवाल है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कौन सा है, सी नंबर सही है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है वो रूस है, उसके बाद कनाडा है ना, इस तरह से ये देश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी यानी जो भारत का क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, उसमें से कह रहा है कि उसमें से बोल रहा है संपूर्ण मानव जाति का 16% पहला कह रहा है जनसंख्या है, दूसरा है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, फिर कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, फिर कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो अभी भी आपने पढ़ा है इसमें कि ये संपूर्ण मानव जाति का कितना 17% है, जिसमें कह रहा था 17.5% है। तो ये अब जो भारत का क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, उसमें से कह रहा है कि उसमें से
बोल रहा है संपूर्ण मानव जाति का 16% पहला कह रहा है जनसंख्या है। दूसरा है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। फिर कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। फिर कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो अभी भी आपने पढ़ा है इसमें कि ये संपूर्ण मानव जाति का कितना 17% है, जिसमें कह रहा था 17.5% है। तो ये अब नियर अबाउट मानेंगे तो 17% मानेंगे, तो यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्तरीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है निवास कर रही है। ठीक है ना। तो इसका जो निकटतम उत्तर आपका हो जाएगा वो कौन सा है, बी राइट हो जाएगा। कह रहा है 17% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अगला भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो देखिए भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं दोस्तों, देखेंगे तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो यहाँ देखेंगे कह रहा है 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो नियर अबाउट में देखेंगे तो यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका विस्तार मैंने आपको अभी बताया था। केवल इसमें कह रहा है 6,30,000, तो ये गलत है। तो इसमें डी आंसर से हो जाएगा। एग्जैक्टली देखेंगे, क्योंकि देखिए इसकी व्याख्या समझते हैं। कह रहा है वर्ष 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः क्या है, विकल्प डी इनमें सही है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका मिल रहा है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो अगला सवाल है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर है। फिर कह रहा है इसमें से भारत में राज्यों की कुल संख्या 26 है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल डी वाला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है 26 से 26 नहीं बल्कि 28 है। अभी आपको बता कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से डी रॉन्ग हो जाएगा, यानी डी जोड़ा सही नहीं है, बाकी तो सब सही है इसमें। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या दिया गया है दोस्तों, देखेंगे तो व्याख्या क्या कहती है। क्या कह रहा है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। तो दोस्तों ये आपका इसकी व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आ सकता है। पहला कह रहा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो बिल्कुल ये तो एकदम सही है, क्योंकि 7वां बड़ा देश ही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले चाइना है। अभी भी आपने पढ़ा था व्याख्या में। उसके बाद अगला है इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। तो अगला कह रहा है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में राज्य में होता है। गलत, क्योंकि मिजोरम नहीं बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सूर्योदय होता है। तो इसलिए डी आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फिर से कुछ पैराग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको जो उत्तर देने हैं इन्हीं को पढ़ करके ही देने हैं। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जानकारी करते हैं। पहला देखिए पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी आप क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये जो लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, अक्षांश है। ठीक है, ये क्या है, अक्षांश है। तो ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं। फिर कह रहा है अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींच जाती है। तो विषुवत रेखा के समांतर खींच जाती है दोस्तों। देखिएगा तो यहाँ देखोगे ये क्या है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये आपका क्या है, ये जो बीच में ये मोटी लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। इसके साथ में बहुत सारी रेखाएं ऐसे खींची हुई हैं। तो ये विषुवत रेखा के समांतर खींची रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और विषुवत रेखा के उत्तर में जो है उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहलाती है।
उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया गया है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी जो 0 डिग्री है, यानी जो बीच वाली है, यही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, यानी जो विषुवत वृत्त के ऊपर जो दी गई है, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली यहाँ से, तो ये आपकी उत्तरी है और नीचे वाली इसकी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं का उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, दक्षिणी स्थान अक्षांश कहा जाता है। उम्मीदें हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अब सवाल यहाँ से कुछ और समझेंगे, थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे। कह रहा है यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 बनती है। कितनी, 89 रेखाएं। यानी अगर इनको हम खींचे इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये ऊपर ऐसे खींचते खींचते ये टोटल यहाँ तक 89 ऊपर हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 हो जाएंगी। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में कितना, 89 हो जाएंगे। तो दोस्तों, तो 89 और 89 मिलकर कितना बन जाएगा, अब देखिएगा, तो ये बन जाएगा 178। और प्लस में यहाँ देखेंगे एक जो बीच वाली रेखा है बड़ी, यानी विषुवत रेखा, उसको मिला करके ये कितनी बनेगी, टोटल 179 बनती है। तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है, 179 टोटल होती है। इन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की लगभग दूरी कितनी होती है, यानी 2 अक्षांश जो हैं, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी कहलाएगी, ये 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। फिर है कह रहा है भूपृष्ठ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती हैं, उन्हें प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अभी मैं इनके बारे में इनका जो एमसीक्यूज कराऊंगा तो यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगला है कह रहा प्रधान याम्योत्तर, ध्यान देना, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब क्या है, देशांतर रेखाएं कैसी हैं, तो आप देखेंगे जैसे मान लो ये आपका क्या है, पूरा एक गोलार्ध, तो यहाँ देखेंगे इस तरह से कुछ रेखाएं इस ऐसे खींची गई हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ध्रुवों में से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। यानी अगर मैं यहाँ पर विषुवत रेखा की ओर बढ़े तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूरियां क्या होती हैं, धीरे धीरे करके बढ़ती जाती हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की अधिकतम यानी अधिकतम 111.3 किलोमीटर दूरी होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो आपकी कितनी होती है, यहाँ यानी इसके नज़दीक में, तो ये आपकी होती 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो समझिएगा, वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसकी मुख्य भूमि है ना, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है तो दोस्तों देखेंगे, यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री को जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। क्या होता है, दिन रात की अवधि में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा पैराग्राफ रहा। अब इसी के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तो दोस्तों देखेंगे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न देखिए, आप व्याख्या भी दी गई है, थोड़ा ध्यान से इनको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो भारत कह रहा है भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार क्या है, तो कह रहा है पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 6 मिनट और 28 सेकंड दक्षिण के बीच, पहला ये कह रहा है।
दूसरा कह रहा है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। तीसरा बोल रहा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। डी है उपरोक्त में कोई नहीं, तो दोस्तों इसमें से आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, यानी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था। देखिए मैं विस्तार समझाता हूँ आपको। कह रहा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट से इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला क्या है? अगला कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी जो सिक्किम से होकर जाता है वो किससे होकर गुजरता है? तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? यानी राजस्थान से ये गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिस जिले से गुजरती है वो क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर, तो वो कह रहा जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, नागौर है। तो दोस्तों यह है जैसलमेर। यानी जैसलमेर यह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। कुछ इसके कुछ पैराग्राफ और इनके आधार पर उत्तर देते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री मानी जाती है ना। तो सवाल यहाँ देखिएगा, जैसे ये कर्क रेखा, यहाँ देखिए भारत में, देखिए ये बना हुआ है, ये भारत, ये देखो एक रेखा गई है, कर्क रेखा है। ठीक है ना। तो इनके बारे में ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यही कर्क रेखा है, इसे ये जो होती है ये मानी जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 23.5 डिग्री जो है ये उत्तरी मानी जाती है। तो इनके बारे में समझेंगे। और ये अक्षांशीय है। ठीक है ना। तो पहला है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। सबसे पहले यही समझ लीजिएगा कर्क रेखा है क्या, तो ये आपकी ये कर्क रेखा है। ठीक है ना, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8 राज्य में कौन कौन आता है? तो देखिएगा इनमें से पहला, यहाँ देखिएगा पहला ये गुजरात है। उसके बाद फिर ये आपका ये राजस्थान से होकर गुजर रही है। फिर उसके बाद देखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश से है। फिर है छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। इसके बाद झारखंड से गुजर रही है। फिर पश्चिम बंगाल से गुजर रही है। और फिर त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से। यानी कुल मिला के 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो ये चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर के। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये पूरा यही है आपका कौन सी रेखा है? इसे कहते हैं कर्क रेखा। उम्मीदें हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। कह रहा सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। यानी जैसे जैसे ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में जाता है तो दिन की अवधि बढ़ने लगती है। और 21 जून को सूर्य उत्तरायण, 21 जून को जो सूर्य है वो क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। इसमें सर्वोच्च बिंदु पर होता है इस समय। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। और एक नदी है माही नदी। माही नदी क्या करती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिएगा ये माही नदी आप देखेंगे तो संभवतः यहाँ से ये माही नदी जो है ये बहती है इस तरह से। तो ये क्या करती है? 2 बार काटती है ना। क्या करती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। ठीक है ना। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटने का प्रयास करती है। यानी काटती है, प्रयास क्या करती है? काटती है। ठीक है, आगे व्याख्या देखते हैं। कह रहा है सूर्य के उत्तरायण, हाँ ये तो हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति क्या है, यानी जो नगर हैं उनकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो जो अगरतला है, अगरतला ये 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला है। गांधीनगर जो है गुजरात का, ये 23 डिग्री 19 मिनट
जबलपुर जो है ये 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन जो है ये 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता जो है ये 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर जो है 21 डिग्री 9 मिनट, और अहमदाबाद जो है ये 23 डिग्री और 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भोपाल जो है ये 23 डिग्री और 25 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में ये पाया जाता है। ठीक है ना। आइए इन्हीं के माध्यम से हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब सवाल करा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया 8 राज्यों में गुजरती है। तो यह करा किससे गुजरती है, तो देखो उड़ीसा, बिहार, बिहार मतलब यहाँ पर पहले बिहार था, अब झारखंड, झारखंड, उसका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ये किससे होकर गुजरती है, तो ना उड़ीसा से जाती है, ना यूपी से जाती है, कहाँ जाती है, तो ये जाती है आपका बिहार से, यानी बिहार नहीं कहेंगे बल्कि झारखंड बोलेंगे। उस समय तत्कालीन बिहार रहा है जिस समय प्रश्न पूछा गया था, तो ये झारखंड मानेंगे ना। आइए इसका विस्तार देखते हैं। तो कह रहा है कर्क रेखा में पड़ने वाले राज्य भारत के कुल कितने हैं, 8 हैं जिनमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब है ना। अतः वर्तमान में ऊपर में से बगल में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्नकाल जब था तो उस समय झारखंड बिहार का ही भाग था, है ना, तो इसलिए यहाँ बिहार लिखा है, वरना ये झारखंड कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है, तो पहला है गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो अभी मैंने बताया 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों 8 में कौन कौन, तो गुजरात से गुजरती है, एक अभी देखा होगा आपने, गुजरात से गुजरती है पहला। दूसरा आपने देखा होगा कि ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और फिर देखा होगा झारखंड से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर के ये नहीं जाती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी 1, 2, 4 कौन सा हो जाएगा, ये ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर देखेंगे। कह रहा है कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, तो कह रहा है मध्य प्रदेश से बिल्कुल नहीं, त्रिपुरा से हाँ गुजरती है, मिजोरम से सॉरी मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, इन सभी यानी सब से गुजरती है। तो यानी उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जितने भी यहाँ पर दिखाए हैं उस सबसे ये गुजरती है। अगला है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क गुजरती है। तो दोस्तों देखो 6, 8, 7 और 9, अभी बताया कितने से, 8 से, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितने से, 8 से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के ये जाती है। अगला है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो एक राज्य, तो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल नहीं, हिमाचल से नहीं है, बिहार, बिहार से नहीं है, ये झारखंड से गुजरती है। ठीक है ना, तो ये झारखंड से गुजरती है, आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती। कह नहीं गुजरती है, ध्यान देना सवाल को पढ़िएगा। कह किससे नहीं गुजरती है दोस्तों, तो यह त्रिपुरा है, गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर। तो मणिपुर से नहीं गुजरती क्योंकि यहाँ पर केवल 8 राज्यों से गुजरती है, तो मणिपुर में नहीं आता। अगला है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो पहला अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो दोस्तों ये क्या है आपका गांधीनगर हो जाएगा, ये क्या है इसके नज़दीक से में स्थित है। अगला है निम्नलिखित कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कह रहा है कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो देखिए कर्क रेखा के नज़दीक में कौन सा है दोस्तों, तो दिल्ली है, कोलकाता है, जोधपुर है, नागपुर है। तो कह रहा है इसमें कौन सा, कोलकाता। कोलकाता जो है ये कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक में है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए कलकत्ता कितना है, यहाँ देखिएगा कलकत्ता विस्तार दिया गया 22 डिग्री और 23 मिनट, और जबकि कर्क रेखा कितनी होती है, वो होती है 23 डिग्री, यानी 23/2 डिग्री, यानी इतना होता है ना। तो इस तरह से ही आपका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित नगरों में कौन सा, देखिए फिर से वही चीज़ें हैं। कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा है जो 2 भाग बांटता है, तो मैंने बताया कर्क रेखा 2 भाग बांटती है। तो कर्क रेखा की उत्तरी कितनी है दोस्तों, होता है 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री। तो ये आपका डी आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके, कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, तो कर्क रेखा के उत्तर में अभी आपने भारत का नक्शा देखा था, तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि यहाँ से गुजरती नहीं है, बाकी सबसे गुजरती है, तो ये ऊपर की ओर पड़ेगा, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो दिन की अवधि अधिकतम कहाँ पर हो जाएगी, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो ये हो जाएगी दिल्ली में दिन की अवधि ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कुछ विस्तार से कुछ बताया गया है, व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहा गया है कि
सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में से सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम हो जाती है। ठीक है ना। फिर से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, यानी कौन नजदीक में है? तो पहला जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है, वाराणसी है दोस्तों। तो ये आपका जबलपुर है, ये बहुत ही नजदीक में पड़ेगा। जबलपुर कितना पड़ता है? ये 23 डिग्री और 11 मिनट, ये इतना नज़दीक में है। और बाकी तो 23 डिग्री 2, फिर 23 डिग्री 9 मिनट, फिर 25 डिग्री 18 मिनट। तो यहाँ देंगे 23 डिग्री 11, क्योंकि जो कर्क रेखा होती है कितनी होती है? वो 23.5 ही होती है। तो उसके नज़दीक में आपका यही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी नोट जरूर बनाते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी भी आप पढ़े हो कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? 2 बार काटने वाली कह रहा है माही नदी, फिर कह रहा है चंबल नदी, फिर नर्मदा नदी, ऊपर कोई नहीं। तो यहाँ क्या होगा? माही नदी जो है ये 2 बार इसको काटती है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी।